नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल की सीरीज, जो कि हमारा दृष्टि आईएएस का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत ये आता है। तो ये बीपीएससी का बिहार स्पेशल जो दृष्टि आईएएस का आता है, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं, जो कि 67th बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज होने वाला है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, तो उसे भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम इसकी कंटेंट्स यानी कि विषय सूची को समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। समान परिचय होगा पहला चैप्टर, सेकंड है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, ये तो जनरली वीवीआई में ही आता है। और नेक्स्ट देखते हैं तो ज्योग्राफी में है हमारा भौगोलिक स्थिति, ये भी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा मिट्टी और जलवायु पढ़ना है। उसके बाद नदियाँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नदियाँ तो हर एक बार पूछा जाता है। इसके अलावा है यहाँ पे खनिज संसाधन, वीवीआई इम्पोर्टेंट है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद जनगणना, ठीक है। इस तरह से हम कवर करेंगे ये सब्जेक्ट को अच्छे से। तो आइए, ये सब वैसे नहीं है, ये सब भी फिर थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। आइए तो अब सामान्य परिचय हम सबसे पहले देखते हैं बिहार का जनरल इंट्रोडक्शन। तो ये है हमारा बिहार का राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री। और तो इंटरनेशनल बाउंड्री से कौन कौन सा टच करता है, ये थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। तो किशनगंज जो है यहाँ पे देखिए दोनों से टच करती है, इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच कर रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से भी किशनगंज का टच है। पूर्णिया केवल पश्चिम बंगाल से टच करती है, कटिहार दोनों से टच करती है, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल दोनों से, ठीक है। अब नीचे देख लेते झारखंड से कौन कौन टच करता है। तो झारखंड हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया और रोहतास, देख सकते हैं यहाँ पे रोहतास यूपी से भी टच है, ठीक है। इसके अलावा झारखंड से भी टच है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा यूपी से देखें हम तो यहाँ पे रोहतास एक नंबर पे आ जाएगा, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, यानी कि 8 इधर से यूपी से टच कर रही है, 8 झारखंड से, 3 पश्चिम बंगाल से और नेपाल से 7, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। और गंगा नदी की बात करें तो ऐसे बक्सर, भोजपुर, सारण होते हुए वैशाली, मतलब यहाँ से जाती है बक्सर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय के बाद लखीसराय से भी टच करती है, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, यानी कि कुल 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और ये सब को अच्छे से डिटेल से हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं राज्य का नाम। बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, ठीक है। उल्लेखनीय यह है कि यह प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। तो इसकी स्थापना हुई है 22 मार्च 1912 को, ठीक है। राज्य की राजधानी पटना है। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से भी जाना गया है। इसके अलावा अजीमाबाद, आपको पता होगा औरंगजेब के पौत्र थे अजीमाबाद, इसने अपने नाम से पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति, वीवीआई इम्पोर्टेंट सेक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए 24, 20 और 10 ये याद कर लीजिएगा किसी भी तरह से, ठीक है। से 27,
3115 उत्तरी अक्षांश, केवल उत्तरी अक्षांश में बिहार का स्थिति अवस्थिति है। उसके अलावा 18 1950 ऐसे कोई भी ट्रिक लगा के आप 83 1950 करके कोई भी ट्रिक लगा के 88 1740 पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का जो है 13वां नहीं, यहाँ पे 12वां होगा। ठीक है, देख लीजिएगा 12वां होगा यहाँ पे, क्योंकि पहले 13वां था। उसके अलावा देखते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई है यहाँ पे 345 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है 483 किलोमीटर। ठीक है, राज्य की सीमा से लगे 3 पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड, और इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल के साथ। ठीक है, भौगोलिक स्थिति संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब भारत का 2.86% लैंड है भारत के पास। और अब अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत का 8.6% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, जबकि लैंड कितना है 2.86। इसलिए आपको पता होगा कि जनसंख्या घनत्व में बिहार का प्रथम स्थान आता है, जो कि 1106 है वर्ग पर किलोमीटर। नेपाल से 7 है, हमने बता दिया था। पश्चिमी पूर्वी सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया किशनगंज। इसके बाद उत्तर प्रदेश से 8 अभी दिखाया था, रोहतास कैमूर बक्सर भोजपुर सारण सिवान गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से 3 है, किशनगंज पूर्णिया कटिहार। ठीक, उसके बाद झारखंड से 8 लगे हुए हैं, भागलपुर बांका जमुई नवादा गया औरंगाबाद रोहतास तथा कटिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है शुरू। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो गया पश्चिम चंपारण, कई बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर। हाँ ठीक है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। ठीक है, दक्षिणी जिला हो गया गया। ये सब उतना खास नहीं इम्पोर्टेंट, फिर भी एक बार देख लीजिए आप। पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, ये तो सबको पता रहता है। तो राज्य की जलवायु है मानसूनी, सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज VVI, कई बार पूछा गया है। न्यूनतम वर्षा कैमूर हो गया, रोहतास औरंगाबाद और गया में न्यूनतम वर्षा होती है। नेक्स्ट, सबसे गर्म स्थान गया है, कई बार आपने देखा होगा। इसके अलावा समुद्र से औसत 200 किलोमीटर दूरी है। औसत ऊंचाई कितना है 53 मीटर यानी कि 173 फीट। ठीक, कुल जनसंख्या इतना है, जिसमें पुरुष इतना और महिला इतना है। उसके बाद प्रतिशत अंश कितना है हमने अभी जस्ट बताया था। ठीक है, 8.6% परसेंटेज है जनसंख्या का पूरे भारत का। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है 3रा। आपको पता होगा यूपी जो कि 19 या 20 करोड़ के आसपास लगभग है, और महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद बिहार है। हम 10 की वृद्धि कितना है इतना है 25.82, जो कि सबसे पहला 10 की वृद्धि दर में है आपको मेघालय है शायद, मेघालय है 27% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, और 3rd नंबर पे बिहार है। 10 की वृद्धि में सबसे ज़्यादा 3रा स्थान पे बिहार आता है। जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान पे आता है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया आपको पटना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। ठीक है, यहाँ पे एक आप नोट कर सकते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, लेकिन न्यूनतम जो है क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा था, अभी हमने पढ़ा था जस्ट शिवहर। और शिवहर में जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, घनत्व 1880 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला
मधेपुरा 31.12, ओवरऑल कितना है 25.42। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम घनत्व वाला कैमूर 488 वर्ग पर किलोमीटर है। और साक्षरता दर देख सकते हैं आप 61.80, जो जिसमें पुरुष 71.20 और महिला 51.50। ठीक है, अब यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में है और न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया में है। ठीक है, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो रोहतास में होगा ही, क्योंकि सर्वाधिक है यहाँ पे, और न्यूनतम हो जाएगा पूर्णिया, सेम है। इसके अलावा सर्वाधिक महिला के बारे में देख सकते हैं आप, महिला में थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पे पूर्णिया के जगह पर सहरसा आ गया है, यहाँ पे पूर्णिया है उसके जगह पे सहरसा महिला वाले में। ठीक, लिंगानुपात कितना है 918। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना है 935। और लिंगानुपात आपको, ठीक है, शिशु लिंगानुपात इतना है। इसके बाद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये पूछा जा चुका है कई बार, 971 किशनगंज। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली, ये भी याद रखिएगा आप। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वाला पटना, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.71, जो कि हमारे देश में सेकेंड स्थान पर आता है। और पहला स्थान किसका है, यह है हिमाचल प्रदेश का, जो कि 90% ग्रामीण जनसंख्या वहाँ पे है। ठीक है, इतना हो गया, इसमें से घटा लीजिए आप। इसके बाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पटना में है, और सर्वाधिक न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत यह समस्तीपुर में है, BVI। ये पूछा गया है कई बार। ये देखिए, अनुसूचित जाति 15.9% है। ठीक है, जबकि आपको केंद्र स्तर पे कितना है 16% के है, 16 पॉइंट कुछ परसेंटेज है। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके अलावा सर्वाधिक, ये सब कुछ खास नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिए, इसमें पढ़ लीजिए, जहाँ इम्पोर्टेंट होता है हम बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अनुसूचित जाति 1.3%, जबकि केंद्र स्तर पर कितना है 8.6%। ठीक है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा कोसी राज्य का उच्च न्यायालय 1916 में स्थापित हुआ था, पर कमिश्नरी 9 है, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया। जिलों की संख्या इतना है, अनुमंडल 101, प्रखंड 534, पंचायत हो गया 8406। पुलिस स्टेशन इतना है, राजस्व ग्राम की संख्या आ गया 45,103। लोकसभा आपको पता है, राज्यसभा पता है, इसके अलावा विधान परिषद यहाँ पे है 75। ठीक है, हाँ, ये एक और आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये है। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति आरक्षित सीट कितना है 6 है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा उर्दू है। वृक्ष है पीपल, पक्षी हो गया गोरैया, पुष्प हो गया गेंदा, राजकीय मछली मांगूर यानी कि कैटफिश, पशु है बैल, राजकीय गीत ये है, प्रार्थना ये है, और विश्वविद्यालय की संख्या 23। लोक नृत्य की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कटघोड़वा, छऊ, लौंडा नाच, धोबिया, झिझिया, झरनी और कर्मा और डोमकच्छ। ठीक है, प्रमुख वन है पर्णपाती। नोट है यहाँ भी देगा कि 2000 में झारखंड बनने के बाद बिहार विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट संख्या 1, वो भी झारखंड के खाते में चली गई। इंडिया में मतलब बिहार में ये नहीं है, तो
वन्यजीव अभयारण्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये तो ज्योग्राफी का विषय है, फिर भी गौतम बुद्ध अभयारण्य है आपको गया में, भीम बांध मुंगेर में, इम्पोर्टेंट है ये भीम बांध। इसके अलावा वाल्मीकि उदयपुर है पश्चिमी चंपारण में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कैमूर, राजगीर, नागटी हो गया जमुई जिले में, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, नागी, अच्छा ये नागटी हो गया, ये पक्षी विहार है, ये पक्षी अभयारण्य, और कुशेश्वर ये भी पक्षी अभयारण्य है, नागी ये भी पक्षी अभयारण्य, गोगाबिल और कटिहार से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कांवड़ झील बेगूसराय, जिसे आपको पता होगा, अब अगर करंट फॉलो करते हैं तो इसे मिला है आपको, क्या मिला है, आर्द्र भूमि का दर्जा, आर्द्र भूमि का दर्जा मिला है, ठीक है। इसके बाद ये सब कुछ खास नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, आइए अब शुरू करते हैं हिस्ट्री से, ठीक है। बिहार की हिस्ट्री, पहला पुरापाषाण काल, ठीक है। इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिणी बिहार से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। साउथ बिहार से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी यानी कि उत्कीर्ण, खुरपी आदि हैं। ये अवशेष मुख्यतः गाया के जेठियन, ये अच्छा से अंडरलाइन करिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, गाया के जेठियन में पुरापाषाण कालीन मतलब मिली हुई है। इसके अलावा पेमार की घाटी में पुरापाषाण कालीन, उसके अलावा मुंगेर के भीम बांध, ठीक, और पैसरा, भागलपुर के राजपोखर व मालीजोर, इसमें पुरापाषाणिक के अवशेष मिले हुए हैं। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, ठीक है, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में भी नालंदा क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गया जिले के शेरघाटी में मानव प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के 2 साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ से, गया जिले के शेरघाटी में, ठीक है। अब मध्यपाषाण काल के देखते हैं। इस काल के साक्ष्य के अंतर्गत मुंगेर, मध्यपाषाण काल मुंगेर, किसी तरह आप ट्रिक बना के मध्यपाषाण काल मुंगेर जिले से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार, ठीक है, तथा नोक वाले औजार मिले हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको नवपाषाण काल वाला याद रखना होगा, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है, ज़्यादातर इसी से पूछा जाता है यहाँ से। तो इस काल के साक्ष्य के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण, ठीक है, हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख है, जो कि चिरांद सारण से मिला हुआ है, चिरांद वाला, ठीक है। उसके बाद मनेर पटना से हड्डी निर्मित उपकरण, ठीक, चेचर व कुतुबपुर वैशाली से, ताराडी गया से मिला हुआ है, सेनवा रोहतास से मिला हुआ है। इसमें चिरांद हड्डी के उपकरण के लिए पूरे देश में मतलब विख्यात है। जब आप पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, तो इंडियन हिस्ट्री में भी इसका स्थान नाम मिलता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल में। तो इसके साक्ष्य है चिरांद सारण, सोनपुर, बेलागंज प्रखंड गया, मनेर पटना से, चेचर वैशाली, राजगीर सेनवार रोहतास तथा ओडियम भागलपुर से मिले हुए। इसमें काले एवं लाल मृदभांड प्रमुख है।
ठीक है। काले और लाल मृदभांड इसमें प्रमुख है, जो कि समानतः 1000 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक माने जाते हैं। ठीक है। ठीक है। लौह काल को देखते हैं। तो इसे आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में ही लोहा का प्रथम साक्ष्य मिला हुआ है। तो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसके दौरान मानवीय बस्ती के उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत मिलते हैं। मतलब मानव बस्ती उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत कहाँ से मिलते हैं? लौह काल यानी कि उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। इस काल के अंतर्गत लोहे का उपयोग मुख्यतः औजार बनाने के लिए होता था। ठीक। इस काल के दूसरे चरण को समानतः उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, ठीक है, जिसे NBPW कहा जाता है। NBPW मृदभांड का एक रूप है। OCP होता है, कई तरह के होते हैं। तो OCP NBPW जब हम पढ़ाएंगे इंडियन हिस्ट्री तो उसमें हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है। तो जिसके साक्ष्य जो है बक्सर चिरांद से मिले हुए हैं। ठीक है, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड का साक्ष्य। ठीक है। इस काल में कृषि कार्य में लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा था। साथ ही नगरीकरण की शुरुआत भी हो गई थी। अब पढ़ते हैं वैदिक युग। ये हम शॉर्ट में है थोड़ा सा, वैसे भी इस सब से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा जानकारी तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण में बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिला है। बिहार, जैसे कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिला हुआ है। इसमें विदेह जो है वर्तमान तिरहुत क्षेत्र यानी कि जनक को सम्राट बताया गया है। आपको पता होगा, अगर पढ़े हैं आपने, तो जनक के दरबार में गार्गी याज्ञवल्क संवाद होता है। ठीक है, गार्गी याज्ञवल्क संवाद, राजा जनक के ही दरबार में ये संवाद हुआ था। ठीक। ठीक है। इसके अतिरिक्त विदेह माधव तथा उसके पुरोहित गौतम राहुगण एवं सदानीरा कौन सी नदी को कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, गंडक। ठीक है, पुराना नाम है। वर्तमान में गंडक नदी की भी चर्चा है इसमें। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को ही उत्तर बिहार में आर्य संस्कृति का विस्तार करता माना जाता है। मतलब माधव विदेह को उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का विस्तार इसी ने किया था, इस तरह से कहा जाता है। विदेह के राजा जनक के दरबार में शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क तथा उसके पत्नी मैत्रेयी रहते थे। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? याज्ञवल्क। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकर शब्द का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, कीकर शब्द का प्रयोग। जबकि प्रेमगंध को इसका शासक बताया गया है। ठीक। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको वैदिक काल जब इंडियन हिस्ट्री का आप पढ़ेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस वेद में अंग एवं मगध की चर्चा है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंग और मगध की चर्चा किस में है? अथर्ववेद में। ठीक है, उल्लेख मिलता है। जबकि यजुर्वेद में विदेह राज्य का, यजुर्वेद में किसका मिलता है? विदेह राज्य का। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अथर्ववेद में अंग तथा मगध का चर्चा है। इसके अलावा यजुर्वेद में विदेह राज्य का चर्चा मिलता है। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत बक्सर क्षेत्र के लिए मलद, ठीक है, व करुणा, ठीक है, मलद व करुणा शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त है इसमें क्षेत्र को राक्षसी तड़िगा का वास क्षेत्र भी बताया गया है। राक्षस का वास होता था यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है वायु पुराण तथा पद्म पुराण में राजगिरी, गया, पुनपुन
को पवित्र स्थान बताया गया है। ठीक है, कौन से? वायु पुराण और पद्म पुराण पुराणों में राजगिरी, गया, पुनपुन को पवित्र स्थान बताया गया। हालांकि कुछ पौराणिक स्रोत में गया क्षेत्र में असुरों का राज होता था। ठीक है, कुछ पौराणिक स्रोत में से पता चलता है हमें कि गया क्षेत्र में असुरों का राज होता था। ठीक है, मगर अब महाजनपद कल पढ़ते हैं। इस समय कुछ खास नहीं है, जो इंडियन हिस्ट्री में वही है सेम। ठीक है, कुछ कुछ ज़्यादा है। तो लगभग 600 ईसा पूर्व समय को महाजनपद काल माना जाता है। जैसे कि बौद्धिक साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भागवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद, ये तो आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में। 3 महाजनपद अंग, मगध, वज्जी बिहार में स्थित थे। ठीक है, 16 में से 3 बिहार में ही अवस्थित थे। ठीक है, अंग की बात करें, सर्वप्रथम अर्थवेद में मिलता है, हमने अभी जस्ट बताया था, जिसकी राजधानी चंपा भागलपुर के निकट थी। ठीक, अष्टाध्यायी जिसकी रचना पाणिनि की है के अंतर्गत अंग के लिए वंग, कलिंग तथा पुंड्र आदि के उपनाम का प्रयोग किया गया है। यह राज्य वर्तमान बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में विस्तृत था। ठीक, भागलपुर में जिले में भागलपुर मुंगेर में यह क्या कौन था? ये अंग। मालिनी इसकी प्रारंभिक राजधानी। पूछा जा सकता है कि अंग की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मालिनी। ठीक है, कालांतर में चंपा इसकी राजधानी, चंपा तो बाद में बनती है। ठीक है, मालिनी उससे शुरुआती राजधानी थी। चंपा को ह्वेनसांग ने चनपो कहा है। इस राज्य का पहला आर्य राजा तितुक्षी। ठीक है, जबकि अंतिम आर्य राजा कर्ण यानी कि कुंती पुत्र को माना जाता है। अंगराज के राजा तदिवाहन के पुत्र चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अंगराज के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में ही बिंबिसार ने इस पर आक्रमण करके अपने राज्य को अपने क्षेत्र में कर लिया था। आपको पता होगा कि बिंबिसार ने अंग को युद्ध से जीता था। ठीक है, बिंबिसार के 3 नीति यानी कि वैवाहिक नीति, मित्र नीति और युद्ध नीति। तो युद्ध नीति का प्रयोग अंग पे ही बिंबिसार के द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्रह्मदत्त के शासनकाल में था। ये आसन, भचिय, असपुर तथा चंपा इस राज्य के प्रमुख नगर रहे थे। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, वज्जी संघ के बारे में देखते हैं। वज्जी महाजनपद में वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा, सारण क्षेत्र सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त जो है नेपाल के तराई क्षेत्र तक भी ये वज्जी संघ फैली हुई थी। इसकी राजधानी वैशाली थी, पता होगा आपको। ठीक है, महाजनपद का सबसे प्रमुख सदस्य लिच्छवी गणराज था। मतलब 8 गणराज्यों में से सबसे प्रमुख सदस्य क्या था? कौन सा था? लिच्छवी गणराज। ठीक, जहाँ के शासक क्षेत्रीय थे। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में लिच्छवी के लिए राजसप्तजीवी, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये संघ शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें? अर्थशास्त्र में। वज्जी महाजनपद के प्रमुख चेटक की पुत्री का विवाह मगध के राजा अजातशत्रु से हुआ था। ठीक है, चेटक की पुत्री का विवाह अजातशत्रु से हुआ था। मगध नरेश अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, वज्जी जैसे कि आपको, अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कूटनीति से इसको वज्जी महाजनपद में फूट डाल दिया था। अजातशत्रु के एक मंत्री थे वस्त्रकार, और इसने वज्जी साम्राज्य में मतलब संघ में फूट डाल दिया था और इस प्रकार से अजातशत्रु ने इसमें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट वैशाली नोट है यहाँ पे। नेमदृष्टि मनु का पुत्र वैशाली में वैशाल राजवंश की शुरुआत की थी, जिसमें कुल 33 राजा हुए। 24वें राजा विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की थी। मतलब मनु के पुत्र
ठीक है, उसके नाम पे पड़ा हुआ है, इसका नाम वैशाली। सुमति प्रमति इस वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, अब देखते हैं मगध। तो इस वंश का संस्थापक, जैसे कि आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वही है, सेम है, जबकि रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं। इस वंश के शासनकाल में मगध की राजधानी वसुमती, गिरिडीह और कुशाग्रपुर थी। हर्यक वंश देखते हैं। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार थे। 492 ईस्वी पूर्व मगध पर शासन किया इन्होंने मगध व अंग महाजनपद के मध्य कटु संबंध को समाप्त किया था। ठीक है, मगध एवं अंग महाजनपद के कटु संबंध को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है राजवैद जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बिंबिसार को अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर से एक बार, क्योंकि पूछा जाता है इंडियन हिस्ट्री में भी, कई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कि अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन था। ये बिंबिसार ही था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। इसने वज्जी संघ को मिला लिया था। ठीक है, आपको पता है। अजातशत्रु के बाद उदयन शासक बना, जिसने पाटलिपुत्र को राजगिरी के स्थान पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाई थी? उदयन ने, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा अंतिम शासक नागदशक इसका था। ठीक, अब देते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व में इस वंश की स्थापना तथा वैशाली को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि वैशाली में जो ये वजी संघ को मिलाया गया था अजातशत्रु, तो वैशाली में बार बार विद्रोह हो रहा था, इसलिए तत्कालिक राजधानी, अपनी राजधानी इसने बनाया था। इस वंश के शासनकाल में वत्स व कौशल, ये गलत यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हमको लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अंग को मिलाया गया था, अंग ने अवंती को मिलाया था। ठीक है, अवंती और वत्स प्लस अवंती, अवंती को मिलाया था इसने। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक इसका लग रहा है। ठीक है, इसने अवंती प्लस हाँ सही है, सही बात है। यहाँ पे कौशल को अजातशत्रु ने मिलाया था, वत्स प्लस अवंती को ये इसने मिलाया था शिशुनाग। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें मिस्टेक है थोड़ा सा। कालाशोक शिशुनाग के बाद शासक बनता है। इन्होंने पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी बनाया था। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा वैशाली, आपने देखा वैशाली इसने राजधानी बनाया था, तो फिर से पाटलिपुत्र कालाशोक ने इसे बना दिया, जो कि अस्थायी रहा। ठीक है, नंद वंश देखते हैं। तो इस वंश की स्थापना 344 ईस्वी पूर्व में महापद्म नंद ने की। इस वंश में कुल 9 शासक हुए। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मार के मगध वंश की नींव डाली थी, मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सहयोग से की। ठीक, आपको पता होगा। सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया था, और ये 305 ईस्वी में युद्ध में किसका सेनापति? सिकंदर का था। तो हाँ, सिकंदर ये हराया था 305 ईस्वी में, जो कि यूनानी ग्रंथ एक है एपियानस। ठीक है, एपियानस बुक में इसकी चर्चा मिलती है। 315 ईस्वी में सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जिसने इंडिका की बुक की रचना की है, जिसमें पाटलिपुत्र नगर के सैन्य प्रशासन का उल्लेख मिलता है। जिस तरह से आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, 6 समिति के माध्यम से हर समिति में 5-5 लोग रहते थे, और 30 से प्रशासन चलाया जाता था। 6 समिति थे, 5-5 सदस्य। ठीक है,
इसके अलावा हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की पूर्ण जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है, पूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। पुरातत्वविद स्पूनर महोदय ने पटना के समीप कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष खोजे थे। स्पूनर महोदय द्वारा खोजा गया था। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसके दरबार में डायमेकस एंटियोकस का राजदूत आया था। इसके अतिरिक्त इसके दरबार में अजीब संप्रदाय से संबंधित पिंगलवत्स नामक भविष्य वक्ता भी रहता था। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईस्वी में राजा बना। ऐसा कहा जाता है कि इसने पद के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। और इसकी चर्चा कहाँ से मिलती है? महायानी दिव्यदान जो पुस्तक है एक, ठीक है, उसके अंदर है सिंहली अनुश्रुति। ठीक है, तो सिंहली अनुश्रुति में इसकी चर्चा मिलती है कि अपने 99 भाइयों की हत्या की थी गद्दी पर बैठने से पूर्व। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर युद्ध की नीति, मतलब कलिंग पर आपको पता है 261 पूर्व ईस्वी पूर्व में कलिंग पर युद्ध की थी। और इसके बाद ही रक्तपात को देखकर इसने त्याग दिया था युद्ध की नीति को। ठीक है, और धम्म नीति को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था। ठीक है, इसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, आपको पता होगा, पाटलिपुत्रा में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस्त थे, मोगलीपुत्र तीस्त। तो यहीं पे आपको किसकी रचना हुई? जैसे कि सूत पिटक, विनय पिटक, और यहाँ पे होती है अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय बौद्ध संगति में किसकी रचना हुई है? अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध का दर्शन का चर्चा है। दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में इसमें लिखा गया। अशोक द्वारा धर्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति शांति सद्भाव प्रचार के लिए की गई थी। इम्पोर्टेंट है धर्म महामात्र। इसकी चर्चा, विस्तृत चर्चा है 12वां जो शिलालेख है, ठीक है, उसमें मिलती है विस्तृत रूप से। भाब्रू शिलालेख, ठीक है, हमने कई बार बताया हुआ है। अशोक को मगध के राजा के रूप में दिखाया जाता है भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू बैराट जिसे कहते हैं, भाब्रू बैराट शिलालेख में चंपारण सासाराम बराबर से गया के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि अशोक अभिलेख जारी करने वाला भारत का पहला शासक था। ठीक, उपगुप्त नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षित किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बर्मा अपने दूत भेजे थे। और मौर्य वंश का अंतिम शासक मृदरथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, आपको पता होगा। शुंगवंश, पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व शुंगवंश की स्थापना करता है। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने व्यापक पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी और स्तूपों का विनाश किया था। एक इतिहासकार का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000, सोचिए 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था। ठीक है, इस वंश के समय ही डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर होता है। इस वंश का शासक देवहूति था। ठीक है, ये अंतिम शासक और पहला शासक आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल नहीं, इंडियन स्पेशल यानी हिस्ट्री में भी आपको ये क्वेश्चन परेशान करने वाला है। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन का हमेशा से ही करता है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे का हत्या करके जो बनते हैं देवहूति, फिर बनते हैं यहाँ पे आपको पता होगा वासुदेव, इसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना करते हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। इस वंश की स्थापना जो है 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की। कण्व वंश के शासक ब्राह्मण माना जाता है। इसके शासनकाल में मगध के साम्राज्य पाटलिपुत्र क्षेत्र तक सीमित हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो मतलब इसके समय पाटलिपुत्र क्षेत्र तक ही मगध साम्राज्य सिमट गया कण्व वंश के समय।
अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, श्रीगुप्त इसका पहला शासक था, आपने पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त प्रथम इस साम्राज्य का प्रथम एवं स्वतंत्र सम्राट और विख्यात शासक, मतलब प्रसिद्ध शासक माना जाता है। ठीक है, 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। बहुत बड़ा उपाधि गुप्त साम्राज्य के लोग धारण करते थे, राजा लोग। इसके अलावा नेक्स्ट है आपको, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन से आए थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, जिसे नेपोलियन भी कहा जाता है, आपको पता होगा। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात यह सम्राट बना, इससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके दरबारी कवि हरिसेन था। ठीक है, आप इसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इसकी रचना है। ठीक है, इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, आप लिखा हुआ। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के राज्यारोहण तथा विजय अभियान की चर्चा है। तो इसने, आपको पता, 9 उत्तर के राजा को, 9 उत्तर और 12 दक्षिण के राजा को हराया था, इसने जीता था। इसी की व्याख्या की गई है। ठीक है, इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। इसके अतिरिक्त वह शासक, प्रशासक, संगीतज्ञ, कवि, विद्या संरक्षण भी था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? रामगुप्त। समुद्रगुप्त दरबार में श्रीलंका के माधववर्मन ने अपना राजदूत और गया में एक बौद्ध मठ बनवाने के लिए भेजा। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, माधववर्मन का राजदूत आया था और गया में बौद्ध मठ बनवाने के लिए भेजा था। रामगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य राजा बना। इसके दरबार में कालिदास, वारामिहिर, आर्यभट्ट, गुप्त, धन्वंतरी, अमर सिंह, बहुत सारे विद्वान रहते थे। ठीक है, इसके शासनकाल में ही फाहियान भारत भ्रमण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त बनते हैं। इसके शासनकाल में नालंदा बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त के। ठीक है, भानुगुप्त को अंतिम शासक माना जाता है। इसी का है एरन अभिलेख, आपने सुना होगा एरन अभिलेख, जिसमें सती प्रथा की जानकारी हमें मिलती है। तो भानुगुप्त के अभिलेख है एरन अभिलेख। गुप्त काल में ही बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ था। परवर्ती गुप्त शासकों में शशांक ने बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी, कटवा दिया था, आपको पता होगा। हर्षवर्धन के काल में चीन यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने आए थे, हर्ष के काल में। ठीक है, ह्वेनसांग, हर्ष के काल में ह्वेनसांग एच है, हर्ष और ह्वेनसांग। जबकि फाहियान किसके काल में आ रहे हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, फाहियान आ रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है, पाल वंश, बिहार में पाल वंश का संस्थापक गोपाल, ये इम्पोर्टेंट है। पाल वंश बिहार के लिए स्पेशल के लिए, इसका संस्थापक महिपाल द्वितीय संस्थापक कहा जाता है इसे। ठीक है, इस वंश के शासक ने बौद्ध शैक्षणिक संस्थाओं को बढ़ावा दिया था। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी इसी के समय में अस्तित्व में आया। कर्नाट वंश, जो कि बीपीएससी का फेवरेट चैप्टर है यहाँ पे, इसके संस्थापक ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, संस्थापक और इसका लास्ट थे हरि सिंह देव। यही 2 पूछा जाता है बीपीएससी में बार बार। ठीक है, तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? न्यायदेव माना जाता है। इसके तिरहुत क्षेत्र पर 1057 से 1147 तक शासन किया था। हरि सिंह देव लास्ट शासक, ये आप किसी भी तरह याद कर लीजिएगा। न्यायदेव उसका पहला संस्थापक और हरि सिंह देव लास्ट शासक था। इसके शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान होता है। आपको पता होगा, इसे ही कहा था दिल्ली अभी दूर है, इसी मतलब बंगाल अभियान से ये लौट रहा था, तो उसी समय कहा गया था। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
इस वंश का 1378 ईस्वी में पूर्ण से पतन हो गया। ठीक, चेक नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखते हैं धार्मिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ते हैं, हालांकि वहाँ पे तो पढ़ेंगे ही अच्छे से, तो फिर भी 24वें तीर्थंकर 540 ईस्वी पूर्व में कुंडकार वैशाली में। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म का प्रवर्तक गौतम बुद्ध लुम्बिनी में जन्म होता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचपन का नाम सिद्धार्थ है, जबकि माता का नाम त्रिशला यहाँ पे था। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति होती है। इसे 35 वर्ष की आयु में बोधगया में निरंजना नदी की नदी फल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति होती है। इसे संबोधि कहा जाता है। पूछा जाता है संबोधि घटना क्या है बुद्ध से संबंधित। बहत्तर वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु होती है, जबकि बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में होती है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, वन लाइनर में जो भी हमने पढ़ा है उसका वन लाइनर तथ्य यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला है तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। आपको पता है, हमने बताया था अशोक ने बुलाया था। और किसी शासनकाल में हुआ था ये? मुगल शासनकाल नहीं, अध्यक्षता में मुगलीपुत्र तीस्थ। ठीक है, और इसमें अभिधम पिटक की रचना होती है, हमने बताया, अभी जस्ट बताया था। इसके अलावा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था, पता है। ठीक है आपको। और बोधगया चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। उदयन पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है, बताया हुआ है। ठीक है, नंदवंश के पश्चात मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ, अभी जस्ट बताया था। घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है, आपको पता है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का राजमहल लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, किसने बताया था? ये स्पूनर महोदय थे। अभी हमने आपको दिखाया था स्पूनर इसकी चर्चा की हुई है, जो कि कुम्हार में मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविक संप्रदाय के लोगों ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा। ठीक है, भाब्रो अभिलेख अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। ठीक है, प्रियदर्शी भी कहा है, अशोक मगध का सम्राट भी कहा है। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित हुई थी। ठीक है, नोट है बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित तथ्य के विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार DLP के प्राचीन भारत बिहार विशेष संदर्भ बुकलेट को देखें, विशेष संदर्भ रहित। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे तो इसमें टिक लगा हुआ है, फिर भी कर्नाटक वंश के संस्थापक देखिए पूछा हुआ है, ज्ञानदेव। ठीक है, और इसके लास्ट कौन हमने बताया था? ये। ठीक, नेक्स्ट है अंतिम शासक थे हरि सिंह। ठीक है, थर्ड है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। यात्रक कुल के थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। ठीक है, अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश। तृतीय बौद्ध समिति पाटलिपुत्र अशोक के समय। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश का किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का। ठीक है, सब वही क्वेश्चन है। पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा? लिच्छवियों द्वारा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राज का? मौर्य वंश का। ठीक है, ईसा पूर्व सदी विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था वैशाली में। चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष के दरबार में विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था, हर्ष के दरबार में आया था, तो नालंदा में पढ़ा था। यह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में मिलता हुआ है, ये भी PSC में
2004 में शायद पूछा गया था। ठीक है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन घनानंद विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र था? किसका संस्थापक था? धर्मपाल। चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, पुनर्मोहदय ने इसकी चर्चा की है। इसके अलावा बराबर की गुफा आजीविकों के लिए था। वास्तव में स्वयं मगध का सम्राट कहा है, किसमें? भापरू अभिलेख में इसने कहा है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संस्कृति राजगिरी में हुई है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं अध्याय 3 बिहार मध्यकालीन इतिहास को देखते हैं, कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें है बिहार मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लगभग 12वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक की घटनाओं को शामिल करते हैं। इसमें इसका आरंभ बिहार में तुर्क आक्रमण होता है, जबकि अंत यूरोपियन आगमन से होता है। ठीक है, आरंभ जो होता है तुर्क आगमन और अंत होता है यूरोपियन आगमन से मध्यकालीन भारत का। ठीक, सल्तनत काल में बिहार का कैसा था स्थिति? तो चलिए देखते हैं। तो बिहार जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। आपको पता है कि इसी ने मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम बिहार को इसी ने जीता था। ठीक, ऐसा माना जाता है कि 12वीं सदी के अंत तक 13वीं सदी से प्रारंभ तक मध्य बिहार पर आक्रमण किया गया था। इतिहासकार के अनुसार बख्तियार खिलजी ने उदयपुरी नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। और बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था शायद। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। आपने बिहार में बख्तियारपुर जंक्शन का नाम सुना होगा, उसका शहर का स्थापक जो है यही है। इसने स्वयं द्वारा विचित तत्कालीन प्रदेश राजधानी लखनऊ थी। ठीक है, बंगाल की राजधानी पहले थी लखनऊ थी को बनाया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव तथा जयनगर के गुप्त शासक को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई थी। ठीक है, कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव को इसने अधीन कर लिया था। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके अधिकारी अलीमर्दन खिलजी ने की थी, जो कि बंगाल का स्वतंत्र शासक अलीवर्दन बनता है। ठीक है, 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा पहाड़ पर अधिकार किया। इसी दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों में हिसामुद्दीन इवाज को हराया। मलिक अलाउद्दीन जानी इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये कंफर्म याद कर लीजिएगा। जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना फर्स्ट सूबेदार बनाया। कौन बनाया? इल्तुतमिश ने। कौन है? मलिक अलाउद्दीन जानी। ठीक है, अगला पॉइंट है 2930 में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया गया। उल्लेखनीय यह है कि मलिक जानी के बाद, ठीक है यहाँ पे देखिए, मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद अवध बिहार लखनौती को एक कर दिया था। ठीक है, इसने अवध को, बिहार को, लखनौती को एक कर दिया था। सैफुद्दीन ऐबक, ठीक, एवं तुगान खान भी इल्तुतमिश द्वारा ही बिहार के सूबादार बने हैं। तुगान खान भी इसके बाद बने हैं। मलिक जानी के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, उसके बाद सैफुद्दीन ऐबक हो गया तुगान खान। ठीक है, गया प्रशस्ति, गया के वनराज नामक राजा की प्रशस्ति के अनुसार गया बलवन के राज्य में शामिल हो गया था। गया जो है बलवन के राज्य में शामिल होता है। 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति
शेख मोहम्मद इस्माइल को पराजित किया था। कौन? दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने। ठीक है, हालांकि इस्माइल इसके दूसरे आक्रमण में हार के बाद शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से समझौता कर लिया था। बाद में इससे समझौता हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक 1324, ये इम्पोर्टेंट डेट है, इम्पोर्टेंट डेट। 1324 में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार प्रांतपति कौन था? मुइजुल मुल्क। ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन मतलब पॉइंट है। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर में जैन मंदिर को दान दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ। ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? पटना, बिहार शरीफ, पाटलिपुत्रा, इस तरह के ऑप्शन देकर। ठीक है, बिहार शरीफ थी। इस समय का प्रमुख प्रशासक मलिक इब्राहिम। फिर अगेन सेकेंड इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? मलिक इब्राहिम। तुगलक काल में मलिक बयां को माना जाता है, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? तो बिहार शरीफ में। ठीक, ख्वाजा जहां बिहार का सूबेदार नियुक्त सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। अब पढ़ते हैं शेरशाह के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह तत्कालीन सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर के पुत्र थे। हसन खां के पुत्र थे आपको शेरशाह। शेरशाह ने 1536 में सूरजगढ़ा के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया था। सूरजगढ़ा के युद्ध में। ठीक, 1536 में सूरजगढ़ा। उसके बाद 39 में इसने चौसा में मुगल शासक हुमायूं को हराया था। उसके अलावा बिलग्राम में भी हराया था 1940 में, आपको पता होगा। 1940 में बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं भाग गया था उधर। तारीख़ दाऊदी, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की है। ये बुक अब्दुल्ला की है। के अनुसार शेरशाह पटना को राजधानी बनाने के साथ यहाँ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। तारीख़ दाऊदी में ये चर्चा मिलती है कि शेरशाह ने पटना को राजधानी बनाने के साथ यहाँ पर दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। तारीख़ दाऊदी का लेखक है अब्दुल्ला। शेरशाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है, जिसका निर्माण कार्य स्वयं शेरशाह ने करवाया था। देखिए, स्वयं शेरशाह ने ही अपना मकबरा का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जबकि पूरा कौन करवाया था? इसका बेटा इस्लाम शाह। शेरशाह द्वारा सुलेमानी किरानी, यहाँ पे फिर से एक गवर्नर को नियुक्त किया जाएगा। जितना भी गवर्नर नियुक्त किया जाता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सुलेमान किरानी को बिहार का सूबेदार बना दिया, मुख्ता यानी कि इख्तियार। ठीक है, सुलेमान किरानी हो गया, किसने किया है? शेरशाह ने। और भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद इधर है सूबेदार ख्वाजा जहां बिहार का सूबेदार नियुक्त होता है, कौन करता है? नसीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद मलिक जानी कौन करता है? इल्तुतमिश। ठीक है, इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुगल काल में बिहार का क्या था? 1576 में ये भी कई बार पूछा गया कि बिहार को कब मुगल में मिलाया गया था? 1576 में। 1572 में आपको किसको मिलाया था? गुजरात को शायद। ठीक है, उसके बाद 76 में बिहार को मिलाया गया था। अकबर ने 1580 में मुनीम खां, ठीक है, यहाँ पे फिर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है हमारे पास। मुनीम खां को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। किसने गवर्नर नियुक्त किया? ये इम्पोर्टेंट है, तो ये यही पूछा जाएगा ज़्यादातर। अकबर के सेनापति मान सिंह ने 1587 से 94 के मध्य गिद्धौर, खड़गपुर तथा भोजपुर के सरदारों को पराजित किया, साथ ही रोहतास को पराजित। हाँ, ये यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा आया कि क्या मान सिंह
ने किसे राजधानी बनाया था? किसे? रोहतास। ठीक। बिहार के सूबेदार के रूप में बाज बहादुर की नियुक्ति जहांगीर करते हैं। ठीक है, ये जितने भी नियुक्ति कर रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। किसने किसको नियुक्त किया था? इसने दरभंगा में नूर सराय का निर्माण करवाया है। किसने? बाज बहादुर। परवेज मुगल राजकुमार था जो बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ था। ठीक है, परवेज पहला मुगल राजकुमार था, जहांगीर द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, बिहार में मिर्जा रुस्तम सफावी जहांगीर द्वारा नियुक्त अंतिम मुगल सूबेदार था। ठीक, मिर्जा रुस्तम सफावी। बिहार के सूबेदार के रूप में अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग, कितना बड़ा नाम है, अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग की नियुक्ति शाहजहां ने की थी। शाइस्ता खां मुमताज महल के भाई, उसका मामा, इतना तक जो है बिहार का सूबेदार रहा है, औरंगजेब का मामा। ठीक है, औरंगजेब के समय औरंगाबाद में दाऊदनगर नामक शहर को बसाया था। दाऊदनगर। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि 1665 में बर्नियर ब्रिटिश यात्री, ठीक है, आया था। इसके समय सूबेदार का था लश्कर खां था, लश्कर। 1702 में अजीम और औरंगजेब का पौत्र, ठीक है, इसी ने नाम रखा था अजीमाबाद। ठीक है, बिहार का सूबेदार बनता है, पटना का पुनर्निर्माण कराकर इसे अजीमाबाद रख दिया था। 1783 में पटना में मुगल बादशाह फारूक शेर का मतलब ये भी पूछा जाता है कि कौन सा मुगल सम्राट ऐसा था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? किसका? फारूक शेर। ठीक, बिहार में चेर राजवंश, ठीक है, इसका उदय पाल वंश के पतन के बाद हुआ है। इसके अंतर्गत शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू क्षेत्र शामिल थे। कौन से? चेर राजवंश। 1611 में उज्जैन तथा चेर राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें नारायण मल्ल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजय हुए थे। ठीक, चेर वंश के राजा फूलचंद को जगदीशपुर भोजपुर के मेलों को आरंभ करने का श्रेय जाता है। जगदीशपुर में जो मेला लगता है तो उसका आरंभ करने का श्रेय फूलचंद चेर वंश के राजा को जाता है। मेदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेर का सबसे प्रमुख शासक है। प्रमुख शासक कौन है चेर के? मेदिनी राय। इम्पोर्टेंट फैक्ट। 1660 में चेर राजवंश प्रभुत्व वाले क्षेत्र में मुगल का अधिकार हो गया था। ठीक, नोहानी वंश, ये भी इम्पोर्टेंट, दरिया खान नोहानी। 1495-96 में दरिया खान नोहानी सिकंदर लोदी द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। यह अपने पद पर 1524 तक, इसके पश्चात पुत्र बहार खान नोहानी प्रशासक नियुक्त होता है। सिकंदर लोदी द्वारा सूबेदार किसे नियुक्त किया गया है? दरिया खान नोहानी और बहार खान नोहानी को। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बहार खान ने, ठीक, बिहार का स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी तो उसमें बहार खां अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, तथा सुल्तान मोहम्मद शाह नोहानी की उपाधि धारण की। बहार खान ने 1526 में कनकपुरा युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। सोचिए, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था इसने, बहार खान नोहानी। बहार खां के बाद फरीद खां, यानी कि जिसका नाम शेरशाह था, के संरक्षण में शेरशाह के संरक्षण में उसका पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां बिहार में नोहानी वंश का अंतिम शासक बनता है।
अब देखते हैं पूरे महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। हुमायूं के चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में होता है। नालंदा बिहार का विध्वंस इसने किया था, पता है। हजरत आला की उपाधि धारण की थी, फिर बाद में सुल्तान की। शेरशाह शुरू ने हजरत आला की उपाधि धारण की, फिर बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया। 13वीं शताब्दी में गयासुद्दीन बलबन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। आपको बताया था कि कल उधर से लौटते वक्त तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। मलिक अलाउद्दीन जानी इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त किया गया था गवर्नर। 1616 में मनेर पटना में इब्राहिम खान द्वारा निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया, फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। मनेर में इब्राहिम खान द्वारा निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मध्यकालीन इतिहास में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, इसलिए इसे मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ पे है? मनेर में। पूछा जाता है कि मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ अवस्थित है? मनेर में। बान बहादुर को जहांगीर कुली खान की उपाधि प्राप्त थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी। आसान क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार मलिक जानी को किया था, ठीक है। बढ़ते हैं जल्दी से। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1532 में, ठीक। 1532 ही था ना? 32। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी, बाद में सुल्तान की? तो किसने? शेरशाह सूरी। पटना के प्रांतीय राजधानी बना था शेरशाह ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल प्रांतपति गयासुद्दीन युद्ध किया था तिरहुत के राजा से।